केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरा में रैली कर शाहबाद से चुनावी शंखनाद किया। चिराग की 9 संकल्प सभा के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद 9 नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। आरा योद्धाओं की भूमि, महान वीर कुंवर सिंह की धरती और शाहबाद का शहर। रविवार को चिराग पासवान यहीं पर नव संकल्प सभा की और हुंकार भरा, बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। केंद्रीय मंत्री रहते बिहार से चुनाव लड़ने की बात कही, शाहबाद से चुनाव लड़ने की बात कही और अब नव संकल्प से नव नेतृत्व की बात। आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान की सभा के बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने ये पोस्ट किया है। शाहबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, है स्वीकार, नव संकल्प से नव नेतृत्व, जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। अब तो वही बताएंगे भाई कि उसका भावार्थ क्या है। हम लोग तो राजनीति का भावार्थ ही जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वही पंच लाइन है। चिराग की हुंकार को एनडीए के नेता गठबंधन की मजबूती करार दे रहे हैं। चिराग पासवान जी ने कल जो है अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया है, तो विपक्ष एनडीए में दरार का दावा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल तो उठता है क्योंकि एनडीए में सरफुटअव्वल होना लाजमी है और तय है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सवाल है कि क्या ये ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की प्रेशर पॉलिटिक्स है या चिराग पासवान भविष्य में नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को आरा में रैली कर शाहबाद से चुनावी शंखनाद किया। चिराग की 9 संकल्प सभा के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद 9 नेतृत्व की बात कर रहे हैं और इसको लेकर देखिए सियासत भी बढ़ गई है। और बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि चिराग कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो इससे एनडीए मजबूत होगा। 243 सीट पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उनकी पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान की भूमिका होगी। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, तो 243 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे मतलब है कि वो 243 सीट पर काम करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। वो बात हम भी कह रहे हैं, हम पार्टी भी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, नहीं तो चुनाव में मदद करेगी और हम पूरे एनडीए एक होकर के 243 सीट पर हमारी तैयारी पूरी जोड़ होना चाहिए कि हम 100% रिजल्ट दे। अगर नहीं भी दे तो हमारे जो नारा है 225 सीटों से कम 225 सीट रहे, इसके लिए हम सबको मिल करके तैयार होना चाहिए। हम सबको मिल करके चुनाव लड़ना होगा और हमको इस तरह से चुनाव लड़ना होगा कि हम एक सीट पर लड़ रहे हैं। वही चिराग पासवान जी के हैं। और अब सवाल कि क्या कुशवाहा नाराज है? एनडीए के घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जल्द से जल्द गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि चुनाव की तैयारियों के लिए समय मिल सके। कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि इस बार शाहबाद की सभी सीट पर एनडीए की जीत होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने का समय है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक ओर चिराग पासवान और उनकी पार्टी की ओर से हर रोज कुछ न कुछ बोला जा रहा है, दूसरी ओर एनडीए के दूसरे घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे की मांग कर डाली है। देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और टिकट बंटवारे में सोशल इक्वेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत है। कुशवाहा ने कहा है कि सीटों के बंटवारे में ये मैसेज जाना चाहिए कि सभी पार्टियों को सम्मान मिला है, नहीं तो 2020 और 2024 की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीटों की संख्या आगे पीछे होती है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी एक अलग विषय है, लेकिन एनडीए में जो भी पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनके फॉलोअर्स में यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारे नेता का, हमारी पार्टी का प्रॉपर सम्मान है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, लेकिन जिस शाहाबाद और मगध में पिछली बार नुकसान हुआ था, उन सभी सीटों को जीतने के लिए एकजुटता का मैसेज देना जरूरी है। सवाल है कि क्या कुशवाहा नाराज हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अब बिहार की राजनीति में राक्षस की एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया कि लालू प्रसाद के संस्कार से बिहार में राक्षस पैदा हो रहे हैं। अब उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। बिहार की राजनीति में राक्षस की एंट्री हो चुकी है और इन राक्षसों को पैदा करने का आरोप लालू प्रसाद पर लगाया जा रहा है। बिहार में हो रहे अपराध को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बिहार में हो रहे अपराध के पीछे आरजेडी के नेताओं का हाथ है और ये सब लालू प्रसाद के संस्कार की वजह से है। लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। हम एक अपराधी को समाप्त करते हैं, लेकिन लालू यादव जी का जो संस्कार है वो 100 राक्षस को पैदा कर देता है। दिलीप जायसवाल के इस बयान को कांग्रेस और आरजेडी ने बिहारी अस्मिता का अपमान बताया और उनसे माफी की मांग की। पार्टी खुद ही दानवों और राक्षसों की पार्टी हो, जो पार्टी दंगाई हो, वो क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े करेंगे? बीजेपी तो अपने क्षेत्रीय दलों को खाना चाहती है, वो तो खुद ही राक्षस बन करके क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, तो बीजेपी राक्षस पर क्या ज्ञान देगी? आरक्षण प्राप्त व्यक्ति या आरक्षण की जो मांग करता है या जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये राक्षस है। इस कृत्य के लिए आपको और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी, आरजेडी और लालू प्रसाद के संस्कार को बिहार में हो रहे अपराध की जड़ बता रही है, तो विपक्ष इस बयान को राजनीतिक बदहवासी करार दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे महागठबंधन की तीसरी बैठक 12 जून को होने वाली है। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की ये बैठक बुलाई गई। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ उप समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के शामिल होने को लेकर भी चर्चा है। महागठबंधन की इस बैठक पर एनडीए का कहना है कि महागठबंधन ने अब तक अपना सीएम फेस तय नहीं किया, वो एनडीए के विकास के झंडे के सामने कैसे टिक पाएंगे। तो महागठबंधन का दावा है कि सारी चीजें आसानी से सुलझा ली जाएंगी। आरजेडी ने एक बार फिर से तेजस्वी को सीएम फेस बताया है। महागठबंधन बिहार की जनता के नज़र में कोई गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। वो लोग केवल सत्ता में आने के लिए गठबंधन बनाए हैं, हम विकास के लिए गठबंधन बनाए हैं। तो निश्चित रूप से जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, उनके सारे कारनामों को देख रही है और उनको जो
उनके पिता और माता जी से जो उन्हें शिक्षा मिली है उसको भी देख रही है। देखिए, हमारा तो घोषित नारा है 2025, 225 और फिर से नीतीश, इसलिए चुनौती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनौती उन लोगों के अपने भीतर है। अभी तक तो नेता भी नहीं चुन पाए हैं कि लड़ाई में विपक्ष में कौन नेता आपका चेहरा होगा। इस पर भी अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी में जो नूरा कुश्ती चल रही है उसे पूरा बिहार देख रहा है। तो महागठबंधन पूरी तरह से स्वार्थी और सत्ता लोलुप तत्वों का जमावड़ा है, जिसके पास ना कोई नेतृत्व है और ना कोई नीति है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लेकर कहीं कोई विवाद नहीं, लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, हर बैठक में एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया जाता है और उस बैठक के बाद 100 कदम और तेजी से इंडिया गठबंधन आगे जाता है। तो इंडिया गठबंधन जिस दिन से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तो मूल रूप से बातें होती है किस प्रकार से हम मजबूती से चुनाव मैदान में जाएं। देखिए, सभी चीज़ बैठक में जब मामले आएंगे, मुद्दे आएंगे, तो सभी मुद्दों पर चर्चा होती है और सभी मुद्दे स्मूथली हो जाएंगे, क्योंकि हम विचारों के आधार पर गठबंधन किए हैं। ये सब कुछ तय है। देखिए, बिहार की जनता की जो पसंद है, बिहार की जनता की जो चाहत है, बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को चाह रही है। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। मनोज झा ने केंद्र सरकार पर भटकाने का आरोप लगाया है। मनोज झा ने कहा कि पिछड़ी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां और उपजाति की गणना अलग अलग होगी, लेकिन उसे ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। मनोज झा के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल पूछा है कि 15 साल के शासन में इंडिया गठबंधन ने क्यों नहीं जातीय सर्वे कराया। बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी, ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। जनता ये पूछती है, 90 से 2005 लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, क्यों नहीं उस दौरान बिहार में उन्होंने जातीय सर्वे कराया, जबकि संविधान इसकी इजाजत देता है कि जातीय सर्वे राज्य करा सकते थे। किसी भी पिछड़े या कमजोर तबके के वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान उन्होंने पंचायती व्यवस्था या स्थानीय निकायों के चुनाव में नहीं किया। पिछड़ा के आरक्षण, दलित के आरक्षण, काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लालू जी जब शासन में थे तो उस समय 15 वर्षों तक उन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। इन लोगों को शर्म आता है क्या? और वहीं मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा है। केंद्रीय एजेंसी से संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट के बाद एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी है। हाल के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर कनाडा, कोरिया, खालिस्तान के काफी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। नेपाल से भारत में एंट्री पर कड़ा पहरा, अलर्ट पर एसएसबी और जांच एजेंसियां। संदिग्ध गतिविधियों के बाद जांच तेज। ये तस्वीर है रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां एसएसबी के जवान हाई अलर्ट पर हैं। हर गतिविधि पर एसएसबी की पैनी नजर है। डॉग स्क्वाड की मदद से हर गाड़ी की जांच की जा रही है। बिना जांच के बॉर्डर पर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के बाद जहां जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सघन जांच अभियान चला रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी ने इनपुट दिया है कि नेपाल की तरफ से बॉर्डर वाले इलाके में संदिग्ध लोगों का मूवमेंट हुआ है, जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर जवान हरकत में आ गए। बॉर्डर पर किसी भी नेपाली नागरिक को भारत में प्रवेश करने से पहले पूरी पहचान की जा रही है, तो वहीं भारत से जाने वाले व्यक्ति की पूरी पहचान जानने के बाद ही नेपाल में घुसने दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों के मूवमेंट की खबर के बाद जवानों की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। हाल के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर कनाडा, कोरिया, खालिस्तान के काफी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।
यह बताता है कि इतने अच्छे ढंग से एसएसबी अपना कार्य कर रही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यासीन भटकल जैसा बड़ा क्रिमिनल भी यहीं पर पकड़ा गया था, और इसलिए यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। और हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, वो दिन रात देश की सुरक्षा में यहाँ लगे हुए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह इतने ज़्यादा घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, और यह बताता है कि वो कितने सक्रिय हैं। रक्सौल बॉर्डर काफी संवेदनशील इलाका है। यहाँ 7 मई को 4 चीनी नागरिकों को बिना पासपोर्ट के गिरफ्तार किया गया था। 11 मई को मोतिहारी से ही खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार किया गया था। 16 मई को मोतिहारी में कनाडा मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 17 मई को मधुबनी में एक चीनी और 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को किशनगंज में बांग्लादेशी जासूस को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर जहां जवान हाई अलर्ट मोड में हैं, वहीं रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको सिवान से दे, जहां लकड़ी नवीगंज ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी को निगरानी की टीम ने 35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व कर्मचारी गिरीश तिवारी के खिलाफ जमीन का काम कराने को लेकर अवैध वसूली की लगातार शिकायत मिल रही थी। नवीगंज प्रखंड के गोपालपुर के अजीत कुमार सिंह से राजस्व कर्मचारी ने जमीन की दाखिल खारिज के एवज में 35,000 रुपए घूस की डिमांड की थी। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी गिरीश तिवारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, और तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये गिरफ्तारी की गई। और देखिए, पटना में दिन दहाड़े दंपति सहित 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की यह तस्वीर पटना के आलमगंज थाना के अरफाबाद कॉलोनी की है, जहां अपराधियों ने एनएमसीएच की रिटायर्ड नर्स महालक्ष्मी और उनकी बेटी सिंघली कुमारी को उनके घर के दरवाजे पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। 19 सेकंड के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार हेलमेट लगाए 2 अपराधी फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है। सभी अपराधी एक ही बाइक पर सवार थे। अपराधियों की फायरिंग में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि महालक्ष्मी के पति धनंजय मेहता का इलाज चल रहा है। गोली बाबू के मारा? बाबू आप नहीं पहचानते थे? नहीं पहचाना। किसको गोली मारा है? 2 किनको सिंधाली को, हमको। बेटी हम वाइफ है। पत्नी का नाम क्या है? महालक्ष्मी। बेटी का? सिंधाली। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और झगड़ा भी हुआ था। इसी झगड़े में परिवार को गोलियों से भूना गया। तो देखिएगा, ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में, ये पड़ोस का झगड़ा है। डबल मर्डर की घटना के बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटना स्थल से 7 खोखा और 1 चाकू भी बरामद किया है। किसी से पर्सनल एनिमिटी है तो क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है? प्रोफेशनल क्राइम नहीं लग रहा है अभी तक। ऐसा मतलब जो बैकग्राउंड है, जो विक्टिम्स हैं उनके बैकग्राउंड को देख के प्रोफेशनल क्राइम अभी तक तो नहीं लग रहा हम लोग को। बट हमने कहा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे जो भी मैटर होगा क्लियर होगा वो हम लोग। थोड़ा इस लोकेलिटी को हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, अगल बगल में सारी दुकानें हैं। पटना में डबल मर्डर की यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में वारदात की बात सामने आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में पटना में गोलीबारी की लगातार घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में रेप और हत्या के मामलों पर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बड़ा बयान दिया।
एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि राज्य में हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, रेप और गैंगरेप की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन घटनाओं की संख्या अप्रत्याशित नहीं है। वहीं पुलिस साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने और शराब समेत नशीली दवाओं और मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 2 अलग-अलग इकाइयों का गठन करने जा रही है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है और जल्द ही से कैबिनेट में लाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगर 2004 के संबंध में, अगर 2004 में 2205 और पहला 5 महीना में 490 ही हुआ है। मंथली एवरेज निकालिएगा तब पिछले वर्ष 184 रेप केसेस पर माह हो रहा था और पहला 5 महीना में हमारे यहाँ 98 पर माह हो रहा है। इसी प्रकार लूट में भी गिरावट है, डकैती में भी गिरावट है, हत्या में थोड़ा सा वृद्धि है, जरूर मैं स्वीकार करता हूं। मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं प्रति माह थी, इस बार 235 हत्याएं प्रति माह है। तो देखिए, एडीजी मुख्यालय का आपने बयान सुना और अब न्यूज़ 18 के कुछ सवाल है। एडीजी मुख्यालय के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि बिहार पुलिस आखिर क्या कहना चाहती है। रेप की घटना प्रत्याशित नहीं है, इसको क्या माना जाए? क्या अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो काफी नहीं है बिहार पुलिस के लिए? क्या पुलिस डाटा के आधार पर अपना बचाव करेगी? ये तमाम सवाल इन आंकड़ों से उठ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए दरभंगा की खबर की बात। दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। मामला लहरियासराय थाना इलाके के राहमगंज मोहल्ले का है, जहां पर राम जानकी मंदिर के ठीक सामने मांस का टुकड़ा बरामद हुआ। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थाने के पुलिस के साथ ही दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार खुद मौके पर पहुंच गए। पहले आक्रोशित लोगों को शांत करवाया गया और इसके बाद पुलिस ने बिना समय गवाए अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद सीसीटीवी में एक बाइक सवार के झोले से मांस का टुकड़ा गिरता हुआ दिखा। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को लोगों को भी दिखाया और समझाया कि किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं की है, बल्कि अनजाने में ये घटना हुई है। और इसके बाद मंदिर के आसपास सफाई करवाई गई। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौक है और यहाँ एक राम जानकी मंदिर है जो बहुत पूर्व से है। एक व्यक्ति जो है गाड़ी पर बहुत सारे गाय का मांस का अवशेष एक झोला में छोटे छोटे पन्नी में पैक करके ले जा रहा था, जो मेरे मंदिर के सामने गिर गया। और उसके जाने के बाद उस पर गाड़ियाँ चली, वह गाड़ियाँ जो है पूरा बिछड़ गया और मंदिर के गेट पर चला आया, जिसके कारण लोगों में यह आक्रोश आया। हम लोग को पता चला, हम लोगों ने थाना को फ़ोन किया, थाना के सभी यूनिवर्सिटी नगर बेता उता सब आ गया। देखिए मामला ये है कि स्थानीय थाने को सूचित किया गया, राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। तत्कालीन पुलिस को आई है, सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी के अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है, जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में से जिस चीज़ में रखा होगा उससे मांस जो है टुकड़ा गिरा है, वो क्या है नहीं है इसको मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। और वहीं बिहार के पहले डबल डेकर की शुरुआत 11 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। उद्घाटन से पहले बिहार के पहले डबल डेकर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये डबल डेकर लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख देगा। पटना के करगिल चौक से एनआईटी तक बने डबल डेकर में पहला तले का पुल करगिल चौक से पीएमसीएच तक जाता है। जिसे भी पीएमसीएच, पटना कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ जाना हो, पहले डबल डेकर से जा सकते हैं और दूसरे तल्ले के पुल से कारगिल चौक से सीधा एनआईटी तक वो जा सकते हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पूरे डबल डेकर पुल का मुआयना किया। डबल डेकर के बन जाने से एक तरफ से जहां अशोक राजपथ पर होने वाला यातायात का दबाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वहीं पीएमसीएच, जेपी गंगा पथ और मेट्रो के साथ जुड़ जाने से चौतरफा लाभ लोगों को मिलने वाला है। देखिए, लगभग 2000 करोड़ की लागत से बना ये पुल अपने आप में बिहार का इकलौता और सबसे नायाब पुल होने जा रहा है। जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
का ये नहीं आया। बिहार के पहले डबल डेकर की सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पटना के कारगिल चौक से NIT तक जाती है। और इस डबल डेकर पुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो लोग PMCH जाना चाहते हैं, पटना कॉलेज जाना चाहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उसके लिए एक सड़क है। और ऊपर से जो आप देख पा रहे हैं, जो कारगिल चौराहे से सीधा NIT तक और पटना सिटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो वो उससे जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री जो हैं नितिन नवीन वो साथ में हैं। सर, यहाँ पे ये समझना बड़ा मुश्किल था कि अशोक राजपथ में ये डबल डेकर का निर्माण होगा। इसके निर्माण से कितनी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अशोक राजपथ बहुत ही बिजी इलाका है और उस इलाके में इसके योजना का होना एक बहुत चुनौती थी और विभाग ने उस चुनौती को बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया धीरे धीरे, और विभाग ने उस चुनौती को बहुत हद तक टैकल किया। और 3 साल की जो अवधि थी, उस अवधि के मतलब मान के चलिए 2-3 महीने के अंदर इस योजना को कंप्लीट कर दिया गया और कई चैलेंजेस को पूरा करते हुए और इतने बड़े बिजी इलाके में निश्चित रूप से उससे आवागमन के साथ साथ आने वाले समय में जो पटना यूनिवर्सिटी हो, PMCH हो, उस तरह के जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, पुराना मार्केट, पटना राजधानी मार्केट यहाँ पर है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है, तो ऐसे ऐसे बड़े लोकेशंस यहाँ पर थे और लोकल पॉपुलेशन इतना तेजी था, उसको इतना आसान हो जाएगा आवागमन का। और ये जो डबल डेकर है वो पूरे देश के लिए नाजिर बनेगा, देखने लायक है। और 11 तारीख को मुख्यमंत्री बिहार वासियों को इसे सौगात के रूप में देंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर बेतिया से है, जहां दारोगा आनंद शरीफ मिंज को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मनुआपुल थाना के दारोगा आनंद शरीफ मिंज पर 9वीं क्लास के एक छात्र से बदसलूकी का आरोप लगा है। दारोगा का गाली गलौज और मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद दारोगा आनंद शरीफ मिंज को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिहार की सियासत में नया मोड़, चिराग नव संकल्प से नव नेतृत्व की ओर। क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बदलेगा सत्ता का समीकरण? चिराग अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार